Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 9, chapter number 10 of 10th class, acid, bases and salts, and the topic is Lewis concept of acid and bases. G.N. Lewis in 1923 gave the idea about acid and bases according to the Lewis concept of acid and bases. An acid is a substance which can accept a pair of electron. लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स के टू इलेक्ट्रॉन्स. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कोई भी एटम जो कि कोई भी सब्सटेंस जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे. लिविस कॉन्सेप्ट को के अकॉर्डिंग बेस की जो डेफिनेशन है, अ बेस इज़ अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑब्वियसली जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है तो कोई दूसरा सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है. तो जहाँ पे एक्सेप्टर एटम होता है वहीं पे डोनर एटम भी होता है, और ये किसको डोनेट और एक्सेप्ट करते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को. तो लिविस कॉन्सेप्ट की जो बेसिस हैं, वो बेस क्या है कि किस बेस पे उसने हमें जो कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस का दिया था, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. कि पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो ट्रांसफ़र होता है बेस से एसिड तक. जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम एसिड कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा उसको हम बेस कहेंगे. तो एक्सेप्टर को एसिड और डोनर एटम को बेस कहा जाता है. एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. पहले हम ये देखते हैं कि एसिड के लिए कौन सा एटम रिएक्ट कर सकता है और बेस के लिए कौन सा एटम जो है वो रिएक्ट कर सकता है. तो मेरे पास यहाँ पे अमोनिया की एग्जांपल है. अमोनिया में हमारे पास NH3 होता है. NH3 में जो 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, वो कुछ यूँ अरेंज होते हैं अराउंड द नाइट्रोजन. तो ये हमारे पास दरमियान में क्या है? नाइट्रोजन है. अब नाइट्रोजन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल. तो 2 आ जाएंगे इनर शेल में और 5 आ जाएंगे आउटर शेल में. तो ये इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, और ये इसका एक लोन पेयर है. 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में. इसको अगर दोबारा से मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं कि अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे बनता है. तो नाइट्रोजन है हमारे पास. तो नाइट्रोजन के पास जो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो सॉरी, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये हो गए हमारे पास इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो 3 अब आउटर शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हों तो कोई भी एटम स्टेबल हो जाता है. तो नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने एटम्स की ज़रूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. तो नाइट्रोजन जो है वो 3 एटम्स के साथ अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेगा. तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर लेंगे. हाइड्रोजन के पास भी आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. उसके पास भी अगर आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो वो स्टेबल हो जाता है. तो वो क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन और अमोनिया का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से शेयर कर लिया है, और हाइड्रोजन के आउटर शेल में भी अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. तो इसका जो आउटर शेल है वो भी कंप्लीट हो चुका है. और इस हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है, और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेके आया है, और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का. तो ये भी एक पेयर बन गया है. तो इस तरह से नाइट्रोजन के भी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयरिंग में पूरे हो चुके हैं, और एक एक हाइड्रोजन को भी शेयरिंग के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है. तो अब ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको हम कहते हैं लोन पेयर. इसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर. ये जो लोन पेयर है ये अनशेयर्ड है, मींस कि इसकी शेयरिंग नहीं हुई हुई. तो अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा कि अपना जो लोन पेयर है, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये किसी भी दूसरे एटम को डोनेट कर सकता है. तो ये जो अमोनिया है ये एज अ बेस रिएक्ट करेगा. बेस कौन सा सब्सटेंस है? अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब अमोनिया जो है वो इस एक काबिल है कि वो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाला उसको डोनेट कर सके.
तो नाइट्रोजन का आउटर शेल कंप्लीट हो चुका है, अब इसके पास एक लोन पेयर है और ये लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है। तो अमोनिया क्या है, यहाँ पे बेस है। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन अगर लेते हैं, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन जो है उस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। बेसिकली होता क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसकी भी विश है कि इसका आउटर शेल कंप्लीट हो जाए। आउटर शेल में अगर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो स्टेबल हो जाता है। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, अगर वो लूज कर दे तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हाइड्राइड आयन बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट है, अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसको जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नज़र आएगा ये उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को, हाइड्राइड आयन को डोनेट कर देगा और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप है जो कि कैसे बनती है, जो कि जब एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट करता है तो तब जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास बेस क्या है, अमोनिया, और एसिड क्या है, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन को एसिड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो नेक्स्ट हम जो प्रोडक्ट इनका बनेगा, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, अडक्ट कहेंगे। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास जो बना है अमोनिया और हाइड्राइड आयन के, सॉरी इधर मैं इसका जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, और ये हाइड्राइड आयन, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ जाएगा और इस स्पीशी को हम क्या कहेंगे, एडक्ट कहेंगे। इसको हम एडक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के रिज़ल्ट में जो चीज़ हमारे पास बनेगी, जो स्पीशी हमारे पास आएगी उसको एडक्ट कहा जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट अमोनिया इज बेस एंड हाइड्राइड आयन इज एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की, और हम देखते हैं कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एज अ एसिड कैसे रिएक्ट करता है। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो बोरॉन होता है। बोरॉन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बाकी कितने बचेंगे, इसके पास 3 बचेंगे, और वो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसका आउटर शेल में आ जाएंगे बोरॉन के। अब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इसको आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की मज़ीद ज़रूरत है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की इसको मज़ीद ज़रूरत है, ताकि इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। अब ये क्या करेगा कि 3 फ्लोरीन एटम्स आएंगे। अब एक फ्लोरीन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 9 होते हैं, तो 2 आ जाएंगे इनर शेल में और 7 आ जाएंगे आउटर शेल में। तो अगर फ्लोरीन जो है उसका मैं आउटर शेल यहाँ पे ड्रॉ करूँ, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया 6, और ये हो गया इसका 7th वाला इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने क्रॉस की फॉर्म में शो किया है। तो अब इसके पास भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो फ्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा कि इस बोरॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये शेयरिंग से बॉन्ड बना है। अब ये यहाँ पे इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया है। अब इस फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए था जो कि इसने बोरॉन से शेयर कर लिया है। अब इसके 8 पूरे हो चुके हैं, ये स्टेबल हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और फ्लोरीन आएगा और वो इसी तरह से बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे एक और फ्लोरीन आएगा और वो इसी तरह से बॉन्ड बना लेगा। तो अब बोरॉन को 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 3 इसने शेयरिंग से कंप्लीट कर लिए हैं, 2 मज़ीद चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मज़ीद जो है वो डेफिशिएंट है।
तो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बन गया है। अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है। अब इसको जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर नज़र आएगा ये उसके साथ ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो अगर हम अमोनिया की एग्जांपल लेते हैं तो अमोनिया में जो सेंट्रल एटम है हमारे पास वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स में इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो आउटर शेल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 3 जो है वो अनपेयर्ड होते हैं और 1 जो है वो पेयर्ड फॉर्म में होता है। अब इसको शेल कंप्लीट करने के लिए 3 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और वो एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। अब नाइट्रोजन का जो आउटर शेल है वो कंप्लीट हो चुका है और नाइट्रोजन जो है वह स्टेबल हो चुका है। अब इसके पास एक लोन पेयर है। अब ये जो लोन पेयर है वो डोनेट करने के लिए रेडी है नाइट्रोजन। तो ये अपना लोन पेयर जो है वो बोरॉन को डोनेट कर सकता है क्योंकि बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी है। अब इसके नतीजे में यहाँ पे हमारे पास जो स्पीशी बनेगी वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो उसको हम क्या कहेंगे? एडक्ट कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? एडक्ट कहेंगे। मैं यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर देती हूँ। इसको हम यूँ एरो की फॉर्म में शो करते हैं। अब ये जो स्पीशी हमारे पास आ गई है इसका नाम क्या है? एडक्ट है। इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा बना है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने से बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, तो ये एज अ एसिड रिएक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर अमोनिया है, तो ये एज अ बेस रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट। तो लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो एसिड और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो क्या होता है? बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और रिजल्टिंग मटेरियल जो हमारे पास आता है पूरा उसको हम क्या कहते हैं? एडक्ट कहते हैं। तो ये हो गया लिविस एसिड और लिविस बेस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम कुछ ऐसे स्पीशीज़ को देखते हैं जो कि लिविस एसिड के लिए एक्ट कर सकती हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे AlCl3 है। AlCl3 हम कहते हैं अमोनियम ट्राइक्लोराइड को। AlCl3 अमोनियम ट्राइक्लोराइड। अब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है वो भी एज आ एसिड रिएक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो सेंटर में हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसके इनर शेल में 2 आते हैं और आउटर शेल में सेकंड शेल में 8 आते हैं और आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब आउटर शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर हो तो वो एटम स्टेबल हो जाता है, 8 हो तो वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन इसके पास कितने हैं? 3 हैं। तो 3 क्लोरीन आएंगे और इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। अब एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और एक एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब 8 - 6 इज इक्वल टू, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की मजीद डेफिशिएंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए AlCl3 जो है वो एज अ एसिड रिएक्ट करता है। नेक्स्ट जो BF3 है वो भी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड भी मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे एज एन एसिड रिएक्ट करता है। हमारे पास आयरन ट्राइक्लोराइड है FeCl3 है जो कि एज अ एसिड लिविस एसिड के तौर पे रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसी सिंपल कैटायंस हैं जो कि एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। उनमें सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, कैल्शियम आयन है। इनमें बहुत कम टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लिविस बेस की बात करें कि लिविस बेस कौन से
स्पीशीज़ होती हैं, ऐसे कौन से एटम्स हैं जो कि लिविस बेस के लिए के तौर पे एक्ट करते हैं, तो वो मैं आपको उसकी एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे हमने अमोनिया की एग्जांपल पढ़ी है, अमोनिया के अलावा ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि एज अ बेस रिएक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एमाइन है, तो ये एक एमाइन है। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने ये जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप के साथ इसने बॉन्ड बना लिया है। आर ग्रुप हम किसी भी एल्काइल ग्रुप को कहते हैं जिसमें कोई भी कार्बन एटम होता है, तो मिथाइल हो गया या फिर इथाइल हो गया या कोई भी आप ले सकते हैं। तो आर ग्रुप जो है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने आर ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लिया है, और सेकंड के साथ इसने एक हाइड्रोजन, और थर्ड के साथ दूसरा हाइड्रोजन। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का। इस तरह से जो नाइट्रोजन है उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कर लिए हैं और वो स्टेबल हो गया है। लेकिन अब इसके पास ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर के साथ ये एज अ बेस रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये इस लोन पेयर को किसी भी दूसरे एटम को डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कोई हम जो है इसकी एग्जांपल अगर ले लें, हाइड्रोक्सिल आयन है, तो हाइड्रोक्सिल आयन में हमारे पास सेंट्रल एटम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर। ऑक्सीजन का जो एटम है, ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करें, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे अब इसको शेल कंप्लीट करने के लिए ये 6 है तो 2 मज़ीद चाहिए, और 2 एटम्स के साथ वो बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन और दूसरा आर ग्रुप। अब ये ऑक्सीजन का जो एटम है ये स्टेबल हो चुका है। अब इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जो जिनको हम लोन पेयर्स कहते हैं, अब ये रेडी है कि लोन पेयर्स को किसी भी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट कर सके। तो इस तरह से जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो एज अ बेस रिएक्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके। नेक्स्ट पॉइंट में नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज और एनायंस जो हैं, कोई भी एनायन अगर आप ले लें, जैसे आप क्लोराइड आयन लेते हैं, तो क्लोराइड यहाँ पे अगर न्यूट्रल क्लोरीन को ड्रॉ किया जाए, तो न्यूट्रल क्लोरीन जो है उसके आउटर शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास 3 लोन पेयर्स हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये न्यूट्रल है, लेकिन जब इसके पास दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और वो एनायन बन जाएगा। अब इसका जो लोन पेयर्स हैं वो रेडी हैं कि वो दूसरे किसी भी सब्सटेंस को ये लोन पेयर्स डोनेट कर सके। तो इस तरह से क्लोराइड आयन जो है वो एज अ बेस रिएक्ट करता है, लेविस बेस। इसके पास साइनाइड आयन है, वो भी एज अ बेस रिएक्ट कर सकता है, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन है, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि हाइड्रोक्सिल आयन कैसे एज अ बेस रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो लेविस कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता है। तो हमने एसिड के जो 3 कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़े हैं। एक हमने अरेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नेक्स्ट हमने ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और आज हमने जो लेविस कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी किया है। तो एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जो अरेनियस कॉन्सेप्ट है उसमें हमने क्या स्टडी किया था। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड जो है वो होते हैं जो कि हाइड्रोजन आइंस देते हैं। अरेनियस के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। ये था हमारे पास अरेनियस का कॉन्सेप्ट। ये किसका कॉन्सेप्ट था, अरेनियस का कॉन्सेप्ट था। उसने कहा कि जो हाइड्रोजन आयंस देते हैं वो एसिड होते हैं, जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो बेस होते हैं। नेक्स्ट हमने ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट देखा। तो ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन आयंस देते हैं, जो हाइड्राइड आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, और जो हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। और जो हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। तो यहाँ पे गिव्स लिखूंगी मैं। और आज हमने लेविस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिसमें एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर
ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है वो बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो क्या है, वो एसिड है। ये है लिविस का कॉन्सेप्ट। ये हमने आज जो है वो लिविस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो हमने एसिड के कितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? अरेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ब्रोस्ट-लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा है और लिविस कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो अरेनियस जो है उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं, तो ठीक है। तो अरेनियस का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है जो कि हाइड्राइड आयन देता है, और बेस क्या है जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ब्रोस्ट-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है जो हाइड्राइड आयन देता है, और बेस क्या है जो हाइड्राइड आयन एक्सेप्ट करता है। लेकिन लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है जो इलेक्ट्रॉन डोनर, बेस क्या है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और एसिड क्या है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हमने एसिड और बेस के 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।